तो जैसे कि हमने देखा था डिटर्मिनेंट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि जब आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं और उन वेक्टर्स का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन अगर आपने मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख रखा है, चाहे फिर वो इस तरह से रिप्रेजेंट होने वाला रो का फॉर्मेट हो या फिर जो कि हम कॉलम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो हो, कोई भी फेर पड़ता नहीं है। तो यहां पे क्या होता है कि ये आपके दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इस वेक्टर ए को मैंने कुछ इस तरह से रो के फॉर्मेट में लिख रखा है। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट ए वाई जे कैरेट, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैरेट और बी वाई जे कैरेट। तो जैसे कि मैंने आपको आगे भी बोला था, यहां फिर से रिप्रेजेंट और फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैट्रिक्स में मैंने अभी साथ में आई कैरेट और जे कैरेट को लिखा है, लेकिन असल में ये कैरेट उनके साथ कभी भी मैट्रिक्स फॉर्म के इक्वेशन में नहीं आते हैं। लेकिन इन टर्म्स को समझाने के लिए और ये जो हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक रिजल्टेंट डायरेक्शन देती है, उस डायरेक्शन को समझाने के लिए मैंने आपको क्या दिया है, यहां पे इन टर्म्स को यूज किया है, जिसके कारण आप ये समझ सके कि आपको जो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन को यहां पे आपको शो करता है। तो यहां पे क्या है कि जैसे मैंने आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हम इस डिस्क्रिप्शन को रीड करके आगे चलते हैं। टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर्स वी नीड टू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब कि अगर आप किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो वेक्टर का जो मैट्रिक्स का इक्वेशन है उस मैट्रिक्स के इक्वेशन को एक दूसरे के साथ अरेंज करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है ये हमें यहां पे देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको कंसीडर करने को बोला है, कंसीडर द टू वेक्टर्स इन टू डायमेंशन एज फॉलोइंग। मतलब कि हमें टू डायमेंशंस के दो वेक्टर्स को क्या करना है, कंसीडर करना है। जैसे मैं इसे कंसीडर करता हूं तो ये मैंने किस तरह से लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट और ए वाई जे कैरेट, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैरेट बी वाई जे कैरेट। तो जैसे ही मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए का इक्वेशन जो कि यहां पे है, फिर हम लिखेंगे वेक्टर बी का इक्वेशन जो कि यहां पे है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या करती है, ऑर्डर को मेंशन करती है। मतलब कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं आते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो अभी हम कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम ए क्रॉस बी के केस में बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये दोनों वेक्टर्स के इक्वेशन। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों जो वेक्टर्स है उस वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से चेक होगा, तो ये जो आपका पहला वेक्टर है उस पहले वेक्टर को हम डिटर्मिनेंट में पहली रो के फॉर्मेट में लिखेंगे, जो कि यहां पे पहली रो कौन सी है, ए एक्स आई कैरेट और ए वाई जे कैरेट। और ये जो आपका दूसरा कंपोनेंट है जो कि वेक्टर बी है, इसे हम दूसरी रो के फॉर्म में लिखेंगे जो कि क्या बन के आता है, बी एक्स आई कैरेट और बी वाई जे कैरेट। तो ये तो बन गया आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट या फिर 2/2 का मैट्रिक्स। अगर आप इसे 2/2 का मैट्रिक्स बोलते हैं तो भी आपको उस 2/2 के मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने आपको यहां पे डायरेक्टली क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये क्या है, डायरेक्टली एक मोड की साइन है। क्योंकि अगर मैट्रिक्स होता तो ये कुछ इस तरह की साइन आती, जहां पे आपको कुछ इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स को देखने को मिलते। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे डायरेक्टली मोड की साइन है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट को। तो ये 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए इंटू डी, जो कि आपका पहला डायगोनल है। ऑलवेज बीच में कौन सी साइन आएगी, माइनस की, और क्या बाद में आएगा, बाद में आएगा आपका दूसरा डायगोनल बी सी या फिर सी बी। तो आंसर किस तरह से आता है, तो इसी डिटर्मिनेंट को यहां पे सोल्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। सोल्ट आउट कैसे होता है, देखिए हमें क्या करना है, पहले इस डायगोनल को कंसीडर करना है। तो ये डायगोनल क्या है,
ए एक्स आई कैरेट जो कि यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रॉस कंसीडर कीजिए, ये क्या है, बी वाई जे कैरेट। तो ये क्या बनेगा, ए एक्स आई कैरेट क्रॉस बी वाई जे कैरेट, बीच में ऑलवेज माइनस की साइन, और दूसरा क्या आएगा, ये डायगोनल। तो ये डायगोनल क्या बनेगा, बी एक्स आई कैरेट क्रॉस ए वाई जे कैरेट। तो यहां पे क्या होगा, इस सिचुएशन में आपको ए क्रॉस बी का ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन मिलता है, ए एक्स आई कैरेट क्रॉस बी वाई जे कैरेट माइनस बी एक्स आई कैरेट क्रॉस ए वाई जे कैरेट। तो यहां पे क्या है, ये आई कैरेट का एक वेक्टर होगा, ये जे कैरेट का एक वेक्टर होगा, फिर से यहां पे एक आई कैरेट का वेक्टर होगा, दूसरा जे कैरेट का वेक्टर होगा। तो आप यहां पे सोच के देखिए कि अगर ये आई कैरेट का वेक्टर है और अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या होगा, आई कैरेट मतलब कि एक्स एक्सिस, और ये दूसरा क्या है, जे, मतलब कि ये कहां पे आएगा, ये कुछ ऊपर की साइड वर्टिकल आएगा, जे कैरेट जो कि क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहां पे क्या होगा, हमें क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना है आई से लेकर जे का। तो हम क्या करेंगे, हमारी चारों की चारों फिंगर को हम आई से जे की ओर क्या करेंगे, रोल करेंगे, मतलब कि आई से लेकर जे की ओर जाएंगे। तो ये जो चारों की चारों फिंगर है, ये आई से लेकर जे की ओर जाने के कारण हमारा जो थंब आएगा, वो थंब कहां पे आएगा, थंब आएगा इस पूरे आपके इस डिवाइस की, ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के परपेंडिकुलर में आपके फेस की साइड, मतलब कि आपकी साइड आएगा। तो ये कहां पे आएगा, इस पूरे के पूरे डिस्प्ले की या फिर इस प्लेन को क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर कहां पे आएगा, बाहर की डायरेक्शन में, मतलब कि ये बाहर की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, जेड एक्सिस बनेगी। लेकिन जेड एक्सिस का वो कौन सा कैरेट आएगा, जेड एक्सिस का कैरेट आएगा के कैरेट। और ये जो जेड एक्सिस है वो कहां पे आई, बाहर की साइड आई, बाहर की आई, आपके फेस की डायरेक्शन में आई। तो ये क्या होगी, जेड एक्सिस होगी पॉजिटिव, मतलब कि आई और जे का जो क्रॉस मिलेगा, वो क्रॉस क्या आएगा, वो क्रॉस आपको रिजल्टेंट में के वेक्टर देगा। और साथ में यहां पे भी वही होगा, आई से लेकर जे की ओर जाएंगे और इन चारों फिंगर को जब आप आई से जे की ओर रोल करते हैं तो आपको ये कौन सी डायरेक्शन देगा, पॉजिटिव के की डायरेक्शन देगा। तो आई होप कि आपको यहां पे ये समझ में आया होगा कि मैंने आपको ये जो सभी कैरेट्स साथ में लेने के लिए क्यों बताया था, क्योंकि मैट्रिक्स में कभी भी कैरेट्स साथ में नहीं आते हैं, लेकिन आपको इस डायरेक्शन को कंसीडर करवाने के लिए, इमेजिन करवाने के लिए मैंने उन सभी कैरेट्स को साथ में लिया था। लेकिन आपको आइडियल सिचुएशन में यही याद रखना है कि कभी भी जब आप मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखते हैं तो वहां पे आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट कभी भी कंपोनेंट के साथ नहीं आते हैं। जैसे कि हमने पहले केस में ये देखा था कि दो अलग अलग वेक्टर्स को हम उसके रो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और उस रो के फॉर्मेट में लिखने के बाद हमने क्या किया था, उसे हमने 2x2 मैट्रिक्स में लिखा था, और 2x2 मैट्रिक्स में लिखने के बाद हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था। तो वही सिचुएशन को हमें यहां पे क्या करना है, रिपीट करना है। लेकिन उसे रिपीट करने के लिए हमें यहां पे एक दूसरा केस कंसीडर करना है, क्योंकि हमने ये बोला था कि कोई भी वेक्टर को आप रो के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और कॉलम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो सिचुएशनली और आइडियल कंडीशन में ये जो आपका दोनों रिप्रेजेंटेशन है रो और कॉलम का, वो फाइनल आंसर को क्या देने चाहिए, सेम ही देने चाहिए। तो हमें यहां पे ये फिर से देखना है कि क्या ये दोनों कंडीशन में आपका ये जो फाइनल आंसर बन के आता है वो आंसर क्या इक्वल आता है। तो यहां पे हम देखते हैं, टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर्स वी नीड टू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि हमने पहले भी देखा था। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कंसिडर द टू वेक्टर्स इन टू डायमेंशन एज फॉलोइंग। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट ए वाई जे कैरेट। तो यहां पे ये जो वेक्टर है वो कौन से है, कॉलम वेक्टर से, मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और ये जो आपका दूसरा वेक्टर है, यहां पे कुछ मिस्टेक है, वेक्टर ए लिखा है लेकिन ये क्या है, वेक्टर बी। ये क्या है, वेक्टर बी का इक्वेशन है बी एक्स आई कैरेट और बी वाई जे कैरेट। तो यहां पे हमने दो वेक्टर्स को कंसीडर कर लिया, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, ए एक्स आई कैरेट क्रॉस बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट। मतलब कि
ये जो आपका इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन एडिशन को ही आएगा, क्योंकि जब हम वेक्टर को इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसमें तो आपको एडिशन लिखना पड़ता है, और एडिशन के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, उसके कंपोनेंट को भी यूज करना पड़ता है। तो क्या होगा कि ये आपका वेक्टर ए और बी का क्रॉस और ये आपके दोनों वेक्टर्स का इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, यहां पे वेक्टर ए कॉलम के फॉर्मेट में है, इसके कारण हमने इस वेक्टर ए के पूरे कॉलम को हमने इस इक्वेशन में क्या किया है, इस इक्वेशन में हमने इस वेक्टर ए को पहले नंबर पे होने के कारण, फर्स्ट ऑर्डर में होने के कारण यहां पे पहली कॉलम में लिखा है, और ये वेक्टर बी को सेकेंड ऑर्डर में होने के कारण इसे हमने कहां पे लिखा है, इसे हमने लिखा है सेकेंड कॉलम में। तो यहाँ पे हमने इन दोनों वेक्टर्स को उसकी ये जो प्लेस है, मतलब कि ये उसका जो ऑर्डर है, पहला कौन और दूसरा कौन, इन दोनों को अच्छी तरह से माइंड करके मेंशन करके यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, वो यहाँ पे दे रखा है, ए बी सी डी कुछ इस तरह के 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल। तो यहां पे क्या होगा, ए डी माइनस बी सी या फिर सी बी। तो यहां पे भी उसी को रिपीट करते हैं, ए एक्स आई कैरेट इंटू बी वाई जे कैरेट। तो यहां पे क्या है, ए एक्स आई कैरेट क्रॉस बी वाई जे कैरेट, ऑलवेज बीच में क्या आएगी, माइनस की साइन, और यहां पे क्या बनेगा, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो कि बन के आएगा बी एक्स आई कैरेट क्रॉस ए वाई जे कैरेट। तो ये जो आपका आंसर बन के आता है, ये आंसर में भी फिर से क्या हुआ, आई क्रॉस जे, फिर से क्या हुआ, आई क्रॉस जे। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी ये आपकी कौन सी एक्सिस थी, आई कैरेट वाली एक्सिस, और ये जो आपकी वर्टिकल एक्सिस थी वो कौन सी थी, जे कैरेट वाली एक्सिस। यहां पे हमने चारों फिंगर्स को इस तरह से रोल करने को क्या किया है, इमेजिनेशन किया है। तो क्या होगा, ये उसका रिजल्टेंट जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो आपके इस प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर में बाहर की साइड, मतलब कि आपके फेस की ओर आएगा, जो कि क्या होगा, प्लस के कैरेट का डायरेक्शन होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपका वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में है और उनका अगर आप क्या करते हैं, ऑर्डर के कंसीडरेशन में ए क्रॉस बी चेकआउट करते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में आता है, जो कि इस सिचुएशन के अकॉर्डेंस में। अगर आप यहां पे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करते तो क्या होता, बी क्रॉस ए के केस में ये जो आपके दोनों टर्म्स है वो टर्म्स क्या हो जाते, रिप्लेस हो जाते, और रिप्लेस होने के कारण ये जो आपके वेक्टर्स होते हैं उस वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट आता, मतलब कि नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में आता, जो कि हमने पहले भी जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन था उस डेफिनेशन के पूरे डिस्क्रिप्शन में भी हमने देखा था कि ये जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये जो केस था वो केस किसके बारे में था, 2 डायमेंशन में या फिर 2 वेक्टर्स के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लेनर वेक्टर्स है। लेकिन अगर हम इसी केस में, अगर इसी सिचुएशन में इस सभी वेक्टर्स को अगर 3 डायमेंशन में कंसीडर करते हैं, तो 3 डायमेंशन में कंसीडर होने वाले 2 वेक्टर्स का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे की नेक्स्ट डिस्कशंस में। कंसीडर कीजिए कि 2 अलग अलग वेक्टर्स है जिसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आता है। अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इसका हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेना होता है, और इसका डिटर्मिनेंट लेने से हमें जो आंसर मिलता है वो आंसर इन दोनों वेक्टर्स का जो एरिया होता है उसके इक्वल में आता है। जैसे हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इसे बोला जा सकता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसी यूनिट वेक्टर की वजह से ये 2 अलग अलग वेक्टर्स बने हैं, और इसी वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से हमें जो आंसर मिलता है वो आंसर होता है उसका एरिया। जैसे कि इस यूनिट वेक्टर के केस में होता है आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे क्या होगा, इसी दोनों वेक्टर्स का इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेने से जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो बनेगा इसका एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जो कि इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल में आता है। तो यहां पे अगर हम ऑर्डर को मैनर करते हैं तो v क्रॉस w इज नेगेटिव वाइल w क्रॉस v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। मतलब कि यहां पे इस ऑर्डर का यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है।
दो अलग वेक्टर्स को कंसीडर कीजिए, जैसे कि यहाँ पे v है और w है और इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे ही हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट को हम एडी माइनस बीसी के अकॉर्डेंस में v क्रॉस w फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे -5 आता है, मतलब कि ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, v क्रॉस w किया था। जब तो जैसे हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि दो अलग अलग वेक्टर है, वेक्टर v एंड वेक्टर w। तो इन दोनों को अगर हम हेड और टेल के अरेंजमेंट में लेते हैं तो इनके बीच का ये जो एरिया बन के आता है, वो एरिया जो कवर्ड होता है वो इन दोनों के वेक्टर एडिशन की वजह से होता है। तो इस एरिया का ये जो अमाउंट है वो अमाउंट किसके इक्वल में आता है, वो इक्वल में आता है v क्रॉस w के इक्वल में। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज बिकेम अ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज कवर्ड बाय दोज टू वेक्टर। अगर इन दोनों को आप फ्लिप करते हैं तो ये जो उसका एरिया है वो एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि इस केस में v क्रॉस w पॉजिटिव है, लेकिन इस दूसरे केस में v क्रॉस w नेगेटिव है, क्योंकि इन दोनों का ये जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है। तो इस वजह से ये जो रिलेशन बन के आता है वेक्टर v क्रॉस w इज इक्वल्स टू माइनस w क्रॉस v। दूसरा केस कंसीडर कीजिए इस तरह से यूनिट वेक्टर का। जैसे हम i क्रॉस j करते हैं तो उसका आंसर आता है +1, मतलब कि i से लेकर हमें j की ओर जाना है। अगर इसी को हम कंपेयर करते हैं आगे वाले एग्जाम्पल में तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे v क्रॉस w जिसका आंसर पॉजिटिव आता है उस एरिया का, लेकिन जैसे ही हम v को ऊपर लेते हैं और w को नीचे लेते हैं तो ये जो उसका एरिया आता है वो एरिया v क्रॉस w के केस में उसका मैग्नीट्यूड 7 बनता है, लेकिन आंसर आता है -7। मतलब कि ये कंसिडर कीजिए दो अलग अलग वेक्टर्स को जिसका ये जो एरिया बन के आता है वो यहाँ पे कलर्ड था। तो इन दोनों वेक्टर की वजह से जो एरिया बनता है वो एरिया इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल में आता है। मतलब कि कंसीडर कीजिए कि इस दोनों का क्रॉस एरिया है 2.5 यूनिट। तो इन दोनों की क्रॉस की वजह से जो हमें मिलेगा वो ये रेड कलर का वेक्टर होगा। तो इस रेड कलर के वेक्टर की लेंथ भी क्या आएगी, 2.5 यूनिट आएगी। मतलब कि ये जो दोनों वेक्टर है उस वेक्टर की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर इन दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल में। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर को चेंज करते हैं तो इस तरह से दो अलग अलग वेक्टर्स हमें मिल सकते हैं। और इन दोनों की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा, जहां पे आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दो आपके इंपॉर्टेंट रियल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि थंब आपके फाइनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यहाँ पे था। और यहाँ पे कंसीडर कीजिए एक वेक्टर को जो कि z डायरेक्शन में 2 यूनिट है और दूसरा वेक्टर जो कि y डायरेक्शन में 2 यूनिट है। अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो ये उसका एरिया बनता है, जो कि यहाँ पे 4 है, बिकॉज 2 इंटू 2 बिकेम्स 4। और अगर यहाँ पे इस एरिया के इक्वल में जो उसका फाइनल वेक्टर बन के आता है वो वेक्टर क्या है, इस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डेंस में ये रेड कलर का वेक्टर आता है। तो ये वेक्टर नेगेटिव x डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनता है -4 0 0, जो कि इसका फाइनल वेक्टर बनता है।